नमस्कार। A wonderful morning to all my lovely viewers। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह आपके साथ हूँ मैं, यानी आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। आज का दिन बहुत ही ख़ास है। जी हाँ, आज है 22 मार्च और आज के दिन अपने राज्य, अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम, स्नेह और आदर प्रकट करते हुए, साथ ही आज हमारे बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है उसे याद करते हुए हम आज के दिन को उत्सव के रूप में मना रहे हैं। हम बिहार की उपलब्धियों को याद कर रहे हैं। इसलिए डीडी बिहार की पूरी टीम की ओर से आप समस्त बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों शादमा? बिल्कुल प्रेरणा, हमारे तमाम जो दर्शक हैं उन्हें बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं शादमा आपसे कहना चाहूंगी कि बुद्ध महावीर की सरजमी है ये, बुद्ध महावीर की सरजमी है ये, अशोक का पाटलिपुत्र है ये, पावन है ये मिट्टी जहां जन्मे गुरु गोविंद सिंह, है बरकरार आज भी इसकी उन्नता, है हिस्सेदारी हमारी आज भी देश के ऊंचे ऊंचे ओहदों पर। लेकिन प्रेरणा, ये बहुत बड़ी बात है ना कि जब हम ऊंचे पोस्ट पर भी होते हैं तो कभी भी घमंड तकब्बुर हमारे सर चढ़कर नहीं बोलता। हम अपनी सरजमी से यूं ही जुड़े रहते हैं और भले ही देश की राष्ट्रीय बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बात करूं, तमाम जगह हम बिहारी जो सोचते हैं वो करना हमारी जिम्मेदारी मानते हैं और तमाम जगहों पर अपनी जो पताका है वो लहराते हैं, लेकिन कभी घमंड हमें छू कर भी नहीं गुजरता। क्यों? बहुत प्यारी बात की तुमने शादमा। और प्रेरणा, चूंकि कार्यक्रम का आगाज हो चुका है तो क्या कहना चाहोगी हमारे दर्शकों से? शादमा, हमारे दर्शक बखूबी जानते हैं जब हम कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके साथ कुछ बेहतर, कुछ उत्तम साझा करें। कार्यक्रम की शुरुआत में हम सर्वप्रथम आपको दिखाते हैं महापुरुषों के द्वारा कहे गए अनमोल कथन, अनमोल वचन, ताकि उन कथन, उन वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करें और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े और हमारा जीवन सुंदर हो, बेहतर हो पाए। आइए नजर डालते हैं आज के अनमोल वचन पर। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। हमारे बीच बेहद ही खास मेहमान हैं। आप हैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, जनाब दीपक कुमार सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। जी, बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका इस्तकबाल हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। जी, और आज के दिन आप सभी को और सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हम आज बिहार दिवस मना रहे हैं, उत्सव के रूप में मना रहे हैं। बिहार का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है और अगर हम बात करें कि आज के इस उत्सव को मनाने के पीछे का एक उद्देश्य ये भी है कि हम इसकी गौरव गाथा को जो हमारी युवा पीढ़ी है उन तक पहुंचा पाए, उनको ये समझा पाए कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, इसका उद्देश्य यही है। देखिए, आज ही के दिन 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल प्रांत से कटकर एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। उसके बाद बिहार के कुछ हिस्से अलग होते गए। 1936 में उड़ीसा अलग प्रांत बना, 2000 ईस्वी में झारखंड अलग बना, परंतु बिहार का अस्तित्व 1912 से ही रहा। तो इस प्रकार इस वर्ष हम आज के दिन पूरे 111 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस वर्ष की जो थीम ली गई है बिहार दिवस की, वो भी युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, बिहार की प्रगति के बारे में भी जानना है, बिहार के गौरवशाली अतीत के बारे में भी जानना है और युवा शक्ति ने किस प्रकार उस गौरवशाली अतीत में अपना कंट्रीब्यूशन किया है और आगे जो हमारा वर्तमान है, जो हमारा बिहार का भविष्य है, उसमें युवा पीढ़ी किस प्रकार अपना योगदान कर रही है, ये आज सभी के लिए एक जानने का अवसर है और उसके बारे में एक सोचने का अवसर है। सर, हम आज के इस दिन को उत्सव के रूप में मना रहे हैं। बिहार की गौरव गाथा से हम परिचित हो रहे हैं। अगर बात करें हम बिहार की, किसी भी राष्ट्र या राज्य की प्रगति की बुनियाद होती है शिक्षा, और बिहार के इतिहास की अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा ही बिहार अनुकरणीय रहा है। नालंदा परम ज्ञान का कोश रहा, लेकिन विक्रमशिला, उदंतपुरी जैसे शिक्षण संस्थान भी शिक्षा का केंद्र रहे और आज बिहार की जो प्रतिभा है वह विश्व के हर कोनों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर रही है। बतौर आप अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जैसा आपने कहा, शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार है
और जो हमारी बुनियादी शिक्षा है और उसके आगे जो तकनीकी शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, यही सब निर्णायक सिद्ध होती हैं हमारे युवाओं की प्रगति में और हमारे राज्य की प्रगति में। देखिए, कमियां तो निश्चित रूप से हैं, हम प्राथमिक शिक्षा में भी कमियां हैं, हम शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, कई स्थानों पर विद्यालयों में भवनों की कमी है, परंतु सरकार पूरा प्रयास कर रही है। हमारे जो पूरे राज्य का बजट है उसका लगभग 18% हिस्सा शिक्षा विभाग को दिया जाता है। तो चूँकि हमारे राज्य की जनसंख्या बड़ी है, हमारे यहाँ विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी बड़ी है और राज्य सरकार का ये प्रयास है कि हर बच्चे को अपने जहाँ पर वो निवास करते हैं वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी में ही उन्हें प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हों। तो इसे ध्यान में रखते हुए जो आधारभूत संरचना है उसके लिए हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है पैसों की, और हम धीरे धीरे उसे करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा के जो हमारे संस्थान हैं वो संस्थान एक्रेडिटेड हों, उनको जाने राष्ट्रीय स्तर पर, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पर जो शिक्षकों की कमी है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी कोशिश ये रहती कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और युवा जो हमारे विद्यालयों में हैं या हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में हैं उन्हें डिफरेंट तरह के एक्सपोजर्स मिले। जैसे विद्यालयों में हम लोगों ने बैगलेस सैटरडे की शुरुआत की है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के दिन शुरुआत की गई थी। इसमें शनिवार के दिन बच्चे अपने विद्यालय में पुस्तकें लेकर नहीं आते, बल्कि वो अलग अलग थीम पे कलाकार, एक समाज सुधारक, एक नेता, एक मूर्तिकार, वो क्या भूमिका निभाते हैं समाज में उसके बारे में जानते हैं और खुद से उसे करके देखते हैं। इसी प्रकार खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए भी जो कक्षाएं हैं, खासतौर पे कक्षा 1 से 3, उसमें प्रयास किया जा रहा है। उच्च शिक्षा में ये प्रयास किया जा रहा है कि सेशंस रेगुलर हो जाएं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे संस्थान हैं पूरे देश के उनसे फैकल्टी एक्सचेंज और स्टूडेंट एक्सचेंज के माध्यम से यहाँ के बच्चों को जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें एक्सपोजर दे सकें। शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए बहुत शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे यहाँ पर एक शोध स्कॉलरशिप की भी शुरुआत की जाएगी, ताकि जो लोग शोध में आते हैं यहाँ पे उन्हें एक आर्थिक सहायता भी मिल सके। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में भी जो तकनीकी शिक्षा है, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक है, उनके शिक्षा के स्तर में भी काफ़ी सुधार हुआ है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा में जो थोड़ी गिरावट आई है उस गिरावट को दूर किया जाए और हम पुनः अपने उस गौरवशाली अतीत जो हमारे यहाँ के संस्थानों के रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालयों के रहे हैं, उनको हम पा सकें। जी हाँ, बिल्कुल। जो गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है, हमारी भी यही दुआएं हैं कि वो जो हमारा अतीत था वो हमारा वर्तमान हो जाए और हम उस गौरवशाली इतिहास को फिर से दोहरा सकें और जो मुकाम हमने खो दिया है उसे फिर से पा सके। ये हमारी तहे दिल से दुआ है। चूँकि आज बिहार दिवस है, एक ख़ास दिन हम सभी के लिए है। इसके अलावा भी एक और ख़ास दिन है, आज विश्व जल दिवस है। जल है तो जीवन है, जल है तो हरियाली है और हरियाली है तो जीवन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस विशेष दिन पर? देखिए, विश्व जल दिवस है, आपने पहले भी जल की महत्ता के बारे में बताया और इसी जल की महत्ता और हरियाली की महत्ता, इसको ध्यान में रखते हुए बिहार में वर्ष 2019 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत की थी। क्योंकि अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन है, बिना जल और हरियाली के जीवन नहीं हो सकता। जब हम जल के बारे में बात करते हैं, ख़ासतौर पे अगर हम बिहार में बात करें, तो ऐसा उत्तर बिहार के ज़िलों में लगता है कि यहाँ पर जल प्रचुर मात्रा में है, हर साल बाढ़ आता है, बारिश अच्छी होती है, वाटर टेबल ऊपर है। लेकिन जैसा कि आपने पहले बताया कि जल तो विश्व में बहुत है, 70% भूभाग हमारा है, परंतु उसका बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा जो है वो ऐसा जल है जिसे हम पीने के या अपने अन्य कार्य में उपयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार जल का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना कम से कम, जितनी हमारी आवश्यकता है उतने ही जल का उपयोग करें, उसका अनावश्यक दुरुपयोग न करें, चाहे वो अपने घर के कार्यों में हो या खेती के कार्यों में हो। दूसरा प्रयास यह होना चाहिए कि हम जल का संरक्षण करें। जो वर्षा का जल आता है उस जल को हम प्रयास करें कि उसे हम इकट्ठा करें, ताकि वो हमारे भूगर्भ के
जो वाटर टेबल है उसको रिचार्ज कर सके। और हरियाली के बारे में, जब जल होगा तभी हरियाली होगी, क्योंकि हरियाली के लिए एक महत्वपूर्ण उसकी आवश्यकता जल है। और बिना हरियाली के, क्योंकि ये हरियाली ही है जो हमें जीवन के लिए जो आवश्यक है ऑक्सीजन वो प्रदान करती है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है। तो बचपन से, और देखिए ये ऐसा कोई एक किसी सरकारी कार्यक्रम से संभव नहीं है कि हम जल का संरक्षण करें। बिल्कुल सही कहा। ये हर व्यक्ति का, जो भी इस धरती पे है, ये उसका कर्तव्य है कि जल के रूप में प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए हैं हम उसका उतना ही उपयोग करें जितना हमें आवश्यक है। बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है, यह एक स्थापित सत्य है, हम सभी इस बात से अवगत हैं। अगर हम बात कर लें, बिहार से ही पहली लोकतंत्र की धारा बही, यहीं से लोकतंत्र का सूर्योदय हुआ। बात कर ले आर्यभट्ट की, कालिदास की, पाणिनि की, गौतम बुद्ध की, ये महावीर की ये भूमि रही है। महात्मा गांधी की कर्मस्थली रही है। अच्छा, अगर हम आर्यभट्ट की बात कर लें, जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है और शून्य का हमें ज्ञान दिया, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन ये इतिहास हम दोहराते रहे और इसकी बिहार की जो गौरवशाली इतिहास है और जो इसकी अस्मिता है और जो इसकी उपलब्धियाँ हैं हमेशा कायम रहे। और इसकी उपलब्धियों में वर्तमान में हम किस प्रकार विस्तार ला सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने पहले भी कहा और मैंने भी कहा था कि जो युवा शक्ति होती है ये ही किसी समाज की प्रगति का आधार है। तो इस युवाओं को बढ़ावा देने के लिए हमारे बिहार राज्य की सरकार में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि उच्च शिक्षा में नामांकन बहुत कम था। अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें तो उसके तुलना में उच्च शिक्षा में नामांकन कम था। उसे बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई, ताकि बच्चे अगर उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक कमी की वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। और इसी का फल है कि हमारा GER जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उच्च शिक्षा में जो 13% था वो बढ़कर अब लगभग 19% के करीब हो गया है। दूसरा प्रयास ये किया जा रहा है कि तकनीकी शिक्षा सभी को प्राप्त हो, तो उसे बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ज़िले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रत्येक ज़िले में एक पॉलिटेक्निक, प्रत्येक अनुमंडल में एक ITI की शुरुआत की गई। नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, पूर्णिया विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। अभी हाल ही में इंजीनियरिंग के लिए एक इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और जो मेडिकल की पढ़ाई है या उससे जुड़ी हुई पढ़ाई है उसके लिए एक मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में हमारे राज्य के बच्चे पीछे नहीं रहें। इसी प्रकार से अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो सरकार का पहला प्रयास ये रहा है कि स्कूल सभी को अपनी पहुंच के अंदर उपलब्ध हो। दूसरा प्रयास ये रहा कि लड़कियों की भागीदारी शिक्षा में बढ़े, उसके लिए लड़कियों के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, इसकी शुरुआत की गई और इसी का फल हम देखते हैं। अभी आपने देखा होगा, कल ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है और इंटरमीडिएट में तीनों स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम में लड़कियां टॉपर रही हैं। साइंस और आर्ट्स में तो केवल लड़कियां टॉपर हैं और कॉमर्स में लड़की के अलावा एक लड़का ज्वाइंट टॉपर है। तो ये दर्शाता है कि जो इस राज्य सरकार का जो प्रयास रहा है महिलाओं में शिक्षा के प्रति बढ़ावा देने के लिए, वो कितना सफल रहा है। साथ ही तकनीकी शिक्षा को और आगे ले जाने के लिए 7 निश्चय भाग 2 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स और ITIs में, ताकि एक विशेष विषय को चुनते हुए उसमें हमारे युवाओं को वैश्विक स्तर का उन्हें प्रशिक्षण और वैश्विक स्तर की शिक्षा मिल सके। हमारे विश्वविद्यालयों का भी ये प्रयास है कि वो दूसरे विश्वविद्यालयों से संपर्क स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं, सेमिनार, दूसरे विश्वविद्यालय से फैकल्टी का एक्सचेंज इत्यादि कर सकें। तो ये सभी प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, युवाओं का जो, या किसी भी राज्य के युवाओं का जो मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं वो 18 वर्ष से 35 वर्ष का होता है। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज के फंक्शन में, वहाँ पर ये ज़रूर अनुरोध करता हूँ कि आप अपने जीवन का ये जो बहुमूल्य वर्ष है 18 से 35,
इसे न गंवाएं, क्योंकि अगर आप जो भी पहला आपको मौका मिलता है उस मौके को अच्छी तरह से उपयोग अगर आप करेंगे तो ये निश्चित है कि 35-40 वर्ष की उम्र होते होते हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। कई बार हम प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लिए, एक खास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने ये जो जीवन का बहुमूल्य समय है वो बर्बाद कर देते हैं। अगर आप उन राज्यों को देखें जो प्रगतिशील हैं तो उन राज्यों में निश्चित तौर पे युवा कम उम्र में ही अपने प्रोफेशंस को चुन लेते हैं, और जब आप कम उम्र में प्रोफेशन को चुनते हैं तो निश्चित रूप से न केवल आपकी प्रगति होती है बल्कि पूरे समस्त राज्य राष्ट्र की की। प्रगति होती है। जी हाँ, बिल्कुल। किसी भी राष्ट्र की जो उन्नति है वो वहाँ के युवाओं पर आधारित होती है और युवाओं की उन्नति शिक्षा पर आधारित होती है। तो यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जो नई शिक्षा नीति की शुरुआत की गई है उसके बारे में चाहूँगी कि आप बताएं कि कितनी प्रभावशाली रहेगी वो हमारे बिहार के बच्चों के लिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति की शुरुआत की है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत की है, उसमें कई सारे परिवर्तन ऐसे किए गए हैं ताकि जो हमारे देश की शिक्षा हो वो विश्व के अन्य जो विकसित देशों की शिक्षा प्रणाली है उसके अनुसार चले। सबसे पहला ये प्रयास किया गया है इसमें कि जो वोकेशनल स्टडीज़ हैं उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ उनका कार्य के प्रति भी रुझान हो, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि हर बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करे, वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। अगर वो दूसरे किसी कार्य में जाना चाहता है, प्रोफेशनल कार्य में जाना चाहता है, तो उसकी रुझान को जानते हुए वो एक बेसिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उस दिशा में जा सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसका प्रयास किया जा रहा है नई शिक्षा नीति में। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में भी ये प्रयास किया जा रहा है कि जो संस्थान हैं उनकी गुणवत्ता बढ़े, और जो जैसे 4 वर्षीय डिग्री कोर्स की बात हो रही है, ताकि अन्य विकसित देशों में भी ये पहले से ही ये 4 वर्षीय डिग्री कोर्स लागू है। बिहार में भी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या पूरे देश के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो इसे लागू कर चुके हैं। तो ये कोशिश ये है कि हमारी, जैसा मैंने बताया, अगर संक्षेप में हम कहें तो ये प्रयास है कि उस वैश्विक स्तर की शिक्षा जो है वो उस शिक्षा प्रणाली को, उसको भी हमारा देश अपना सके। जी सर, अगर बिहार की बात करें तो बिहार कला और कलाकारों की उर्वरा धरती रही है, और आज के विशेष दिन पर बहुत सारे कलाकार हमारे राज्य आ रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त रही है उन तमाम कलाकारों की, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से कला के क्षेत्र में बिहार का योगदान पहले से भी रहा है और अभी भी है, और चूँकि बिहार दिवस कार्यक्रम के आयोजन से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मैं जानता हूँ कि इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमें कलाकारों के चयन में कितनी परेशानी होती है, क्योंकि बिहार के कलाकार इतने अच्छे और इतने प्रतिभावान है जी। ऊंची जगहों पर ये पहुंच गए हैं, और सभी का ये प्रयास होता है कि बिहार दिवस का जो कार्यक्रम है वो चूँकि बिहार के स्थापना का दिवस है, बिहार के गौरव का प्रतीक है, तो इसलिए इस कार्यक्रम में वे अपनी सहभागिता निभाएं। तो मुझे तो उसी सूची से मुझे ये लगता है कि हमारे बिहार के कलाकार हर विधा में अगर हम देखें तो वो बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ हम तमाम विषयों पर बात कर रहे हैं। प्रेरणा, हमने राजनीतिक बिंदु भी देखा, शिक्षा का केंद्र रहा है। एक और खासियत है हमारे राज्य की, हम सर्वधर्म में बिलीव करते हैं, हमारी जो सद्भावना है वो बरकरार रहती है। हर त्योहार का जो रंग है वो हम सब के सर चढ़ कर बोलता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार हमेशा से, जैसा आपने कहा, ये सर्वधर्म सद्भाव का बहुत बड़ा प्रतीक रहा है। शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा पूरे देश में जहाँ पर कि आप सभी धर्म के दृष्टिकोण से उसे महत्वपूर्ण माना जाए, चाहे वो हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से हो या मुस्लिम के दृष्टिकोण से हो, जैन के दृष्टिकोण से हो, बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से हो, सिखों के लिए हो, सभी के लिए बिहार की धरती किसी न किसी रूप में पावन धरती रही है, और हर धर्म के कोई न कोई महापुरुष बिहार की धरती से जुड़े रहे हैं। तो हमारी ये जो सामाजिक सद्भाव की हमारी जो संस्कृति रही है वो संस्कृति आज भी बरकरार है, और हमारे सभी युवा, हमारे सभी राज्यवासियों का ये कर्तव्य है कि हम इस सामाजिक सद्भाव को, इस धार्मिक सद्भाव को हमेशा बनाए रखें। तमाम जिम्मेदारियों का आप बखूबी निर्वहन भी कर रहे हैं, तो ऐसे में
तनाव आपको खुद को भी होता होगा, क्यों? तो ऐसे में आप खुद को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं और किस तरह से अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानना चाहेंगे। देखिए, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हम लोगों के साथ पूरी टीम है, न केवल हमारे विभाग की टीम है, बल्कि इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि कई और विभाग, पर्यटन विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग, कला संस्कृति विभाग, विज्ञान प्रावैधिक विभाग, इनकी एक पूरी टीम काम कर रही है। तनाव के क्षण तो आते हैं, परंतु ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपना 100% दें। उसके बाद अगर हम अपना 100% दें, पूरे कमिटमेंट के साथ देते हैं, तो अच्छे इंटेंशन के साथ देते हैं, तो निश्चित रूप से कार्यक्रम जरूर सफल रहेगा। और मुझे यही उम्मीद है कि हमारे पटनावासी और पूरे बिहार के वासी ये जो 3 दिवसीय उत्सव है, इसमें अपनी पूरी भागीदारी निभाएंगे, इसे एंजॉय करेंगे, अपने गौरवशाली अतीत को याद करेंगे और सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए अपना जो योगदान है वो देंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही सर। बहुत लंबे वक्त से हम ये चर्चा कर रहे हैं आज के दिवस की आपकी, और लेकिन जो हमारे दर्शक हैं वो उन्हें ये ज्ञात है कि आज हमारे आप अतिथि के रूप में आप यहाँ मौजूद हैं। आप अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के। सर, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स, जो छात्र छात्राएं आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि सर आपके लिए, आपके जीवन के प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, किस तरह से आप खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं? देखिए, पहला सभी युवाओं से, सभी छात्रों से, सभी से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जो आपका पैशन है उसी को अपना प्रोफेशन बनाने का प्रयास करना चाहिए, परंतु हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं हो पाता है। तो फिर दूसरी अच्छी चीज़ ये होती है कि जो आपका प्रोफेशन है, यानी जो भी काम आप कर रहे हैं उसको अपना पैशन बनाएं, यानी जो भी काम आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन के साथ करें। दूसरी बात, जैसे मैंने कही कि हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि 25 वर्ष की उम्र होते होते हम निश्चित रूप से अपने कैरियर पाथ को जरूर चुन लें, ताकि हमारे जीवन के जो सुनहरा जो काल है 18 वर्ष से 35 वर्ष, वो हम व्यर्थ ना जाए हमारा। और अगर हम 25 साल, 26 साल, 27 साल की उम्र में किसी भी कैरियर में अपनी शुरुआत करते हैं तो ये निश्चित है कि हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने वर्तमान में जीना चाहिए, अपने अतीत के बारे में सोचकर कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, हम उससे केवल सीख ले सकते हैं। और न ही अपने भविष्य के बारे में सोच के परेशान होना चाहिए, क्योंकि हम अपने भविष्य को नहीं जानते, कोई भी अपना भविष्य नहीं जानता, हम उसके लिए केवल प्रयास कर सकते हैं। तो अगर हम अपने वर्तमान में जीते हैं तो निश्चित रूप से हम खुश रहेंगे और सुखी रहेंगे। क्या बात है, बेहद ही शानदार बातें आपने यहाँ पर बताई हैं, और इसे अगर हम सभी अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो जाहिर सी बात है ये जो मुश्किलें आती हैं, ये जो मुश्किलों भरा दौर हमें लगता है, उसे हम बखूबी आसानी से गुजर सकते हैं। और चूँकि आपने भी बताया कि आप खुद को मोटिवेट रखते हैं, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, तो अगर मैं संक्षेप में जानना चाहूँ कि दिनचर्या आपकी कैसी रहती है अभी इन दिनों, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो 1 घंटे का मैं योग का अभ्यास करता हूँ, और उसके बाद या तो वॉकिंग के लिए या जिम में थोड़ा समय व्यतीत करता हूँ। फिर उसके बाद दिन की फाइलें, और फिर उसके बाद कार्यालय का समय। और शाम को मैं ये अवश्य प्रयास करता हूँ कि शाम में मैं जितने बजे भी कार्यालय से घर लौटूं, मैं अपने बेटे की पढ़ाई पर उसके साथ जरूर ध्यान दूँ। तो यही एक तरह से दिनचर्या कही जा सकती है मेरी। बहुत बहुत सुंदर बातें सर आज हमारी हुई, और बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने चर्चा की और बहुत सारी जानकारियाँ भी हमें दी। आप सुबह के वक्त आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार जी, बहुत बहुत शुक्रिया।